सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वन पीस वीडियो जिसमें आज हम कुछ इंटरेस्टिंग वन पीस थ्योरीज को कवर करेंगे। ऑल्सो इस वीडियो में मांगा स्पॉयलर्स भी होंगे, तो आपको एक स्पॉइलर अलर्ट मैं देता हूँ। थ्योरी नंबर 1, ब्लैक बियर्ड पावर्स। क्या आपको पता है कि ब्लैक बियर्ड अपनी पूरी लाइफ नहीं सोया? वेल ये तो आपको पता ही होगा, बट फैक्ट ये नहीं है। सो एक्चुअली देखो, एक नॉर्मल इंसान को 8 आवर्स की स्लीप चाहिए होती है ताकि उसका बॉडी एंड माइंड अच्छे से फंक्शन करे। सो अगर आप थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशन करो तो आपको पता चलेगा कि ब्लैक बियर्ड के बॉडी में प्रॉब्ली 3 कैरेक्टर्स हो सकते हैं एंड सभी 8 आवर्स सोते हैं। जब एक सो रहा होता है तब 3 जगह होते हैं एंड इसीलिए ब्लैक बियर्ड की एक वीकनेस हो सकती है कि वो 3 रेबल फ्रूट खाने के बाद भी सिर्फ 2 को ही एक टाइम पे यूज कर सके एंड मे बी उसका नेक्स्ट फ्रूट जो हो वो एक जोआन टाइप हो, क्योंकि अभी जो उसके पास फ्रूट्स हैं उसमें गुरा गुरानोमी एक पैरामिशिया है एंड डार्क डार्क फ्रूट एक लॉजिया है। तो अब बस उसके पास एक जोआन कैटेगरी बच गई है। सो मे बी उसका थर्ड फ्रूट एक जोआन फ्रूट हो सकता है। अब बात आती है कि वो फ्रूट कौन सा होगा। सो अगर काइडो गेम से बाहर है या फिर मर चुका है, वैसे इसके चांसेस बहुत कम है, बट अगर काइडो का फ्रूट ब्लैक बियर्ड के हाथ लग गया तो मेरे भाई जो ब्लैक बियर्ड का लेवल होगा वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप खुद सोचो, ब्लैक बियर्ड काइडो के ड्रैगन फॉर्म में एंड उसके आस पास डार्क डार्क फ्रूट के पावर्स या फिर उसके हाथ में गुरा गुरानोमी के पावर्स। बट अगेन जैसा कि मैंने थ्योरी के स्टार्ट में बताया, वो एक बार में सिर्फ 2 ही फ्रूट्स यूज कर पाएगा एंड अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो लूफी के लिए अकेले ब्लैक बियर्ड को डिफीट करना काफी ज्यादा मुश्किल बन जाएगा। थ्योरी नंबर 2, लूफीज नेक्स्ट अलायंस। सो वानो आर्क नेक्स्ट चैप्टर या उसके अगले चैप्टर में खत्म हो रहा है एंड जहां तक प्रेडिक्शंस हैं, हमें एक न्यू अलायंस देखने को मिल सकती है स्ट्रॉ हैट्स की। सो एक बात सुन लीजिए, ओडा ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था कि वन पीस को खत्म होने में अभी 3 से 4 साल लगेंगे। सो अगर हम 4 साल लेकर चलें तो हम ये स्पेकुलेट कर सकते हैं कि वन पीस के अराउंड अभी 200 चैप्टर्स आ सकते हैं। ये अमाउंट ऑफ चैप्टर मुझे लगता है बहुत कम है सब कुछ रैप अप करने के लिए। सो हम ये मान के चलते हैं कि वन पीस के एटलीस्ट 300 चैप्टर्स से ऊपर आएंगे एंड अभी योंको सागा खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ वानो आर्क खत्म हो रहा है, क्योंकि अभी भी 2 योंकोस बचे हैं। तो थ्योरी है कि वानो के बाद बच्चे योंको सागा को रैप अप करने के लिए ओडा एक ही आर्क में दोनों बचे हुए योंकोस को दिखा देंगे ताकि मैक्स 70 चैप्टर्स में योंको सागा को खत्म कर दिया जाए। एंड अब इसी से थ्योरी निकल कर आती है कि स्ट्रॉ हैट पायरेट्स उन दोनों बचे हुए योंको में से किस एक के साथ अलायंस बनाएंगे एंड दूसरे को डिफीट करेंगे एंड ऑब्वियसली स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की सबसे ज्यादा अच्छे से बनती है शैंक्स के साथ। देन अकॉर्डिंग टू थ्योरी स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का नेक्स्ट अलायंस रेड हेयर पायरेट के साथ हो सकता है एंड वो दोनों मिलके में भी ब्लैक बियर्ड से फाइट करेंगे, जिसमें हमें शैंक्स के फुल पोटेंशियल का पता चलेगा। एंड ये थ्योरी पिछले वाले से कनेक्ट भी होती है, क्योंकि एज मैंने पहले बताया था कि ब्लैक बियर्ड एक साथ 2 फ्रूट यूज कर सकता है, तो उससे लड़ने के लिए 2 तगड़े फाइटर्स की भी जरूरत पड़ेगी एंड अगर ब्लैक बियर्ड का डेविल फ्रूट अवेकन हुआ देन ये अलायंस की तो डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी। ऑल्सो अगर ब्लैक बियर्ड खुद को पुश करके तीनों डेविल फ्रूट्स को एक साथ यूज करता है, कंसिडरिंग कि उसे 3 डेविल फ्रूट्स मिल जाते हैं, देन आई डोंट थिंक कि लूफी बिना किसी स्ट्रॉन्ग अलायंस के शैंक्स को डिफीट कर पाएगा। बट देन अगेन ऐसा नहीं होगा कि इस फाइट में ब्लैक बियर्ड पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि फाइनल वॉर में भी उसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन वो एक अलग ही थ्योरी है, अगर आपको उस पे भी एक वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। सो मे बी ब्लैक बियर्ड वहां से भाग जाए या फिर कुछ और ही हो, बट आई एम प्रीटी श्योर कि वहां ब्लैक बियर्ड नहीं मरेगा। एंड रूमर्स के हिसाब से नेक्स्ट आर्क एल्बाफ आर्क हो सकता है, जहां पे हमें उसोप का कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। साथ ही में एल्बाफ शैंक्स की टेरिटरी हो सकती है, तो ये अलायंस वाली थ्योरी काफी ज्यादा सेंस बनाती है। थ्योरी नंबर 3, शैंक्स इज अ सेलेस्टियल ड्रैगन। ये थ्योरी वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थ्योरी मुझे लगी, जो कि मुझे अभी तक देखने को मिली है। सो ये थ्योरी ऊपर वाले किसी भी थ्योरी से रिलेटेड नहीं है, बट हाँ काफी सेंसेबल एंड मस्त थ्योरी है, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। सो थ्योरी है कि शैंक्स जो है वो एक सेलेस्टियल ड्रैगन है। नहीं वीड पे नहीं हूँ मैं, इसके पीछे बहुत रीजन है एंड लॉजिक भी है, जो आगे आपको पता चलेगा। सो आपको गॉड वैली इंसिडेंट याद है, एंड ये मैं इसलिए आपके सामने ला रहा हूँ क्योंकि ये इंसिडेंट इस थ्योरी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। सो गॉड वैली इंसिडेंट को वन पीस के वर्ल्ड से अच्छे से गायब कर दिया गया है एंड जब गॉड वैली इंसिडेंट हुआ था तब शायद बहुत से सेलेस्टियल ड्रैगन वहां से भाग गए होंगे एंड हो सकता है उसमें से किसी एक का बच्चा वहां पे छूट गया हो। पायरेट किंग रॉजर को वही बच्चा मिला एंड उसे उस पे दया आ गई, उसने उसे अपने शिप में आने की इजाजत दे दी है एंड उसे अपने क्रू का पार्ट भी बना लिया। एंड फाइनली वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि शैंक्स निकला। बाय द वे यहाँ पर एक और बात है कि जो कोई भी शैंक्स का बाप होगा उसके पास गजब की कॉन्कुरर साकी होगी एंड ये मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि अगर किसी कैरेक्टर के पास कॉन्कुरर साकी है तो मोस्ट प्रोबेबली उसके फादर के पास भी हो सकती है, क्योंकि ये चीज हमने एस और रॉजर के केस में देखा हुआ है एंड ऑल्सो ये हमने बिग मॉम एंड काटाकुरी वाले केस में भी देखा है। तो ये भी एक अलग थ्योरी है जिसके ऊपर हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फिलहाल टॉपिक पे वापस आते हैं। सो जरा सोचो, अभी शैंक्स की एज है 39 ईयर्स एंड गॉड वैली इंसिडेंट हुआ था 38 ईयर्स पहले। सो उस समय जब शैंक्स रॉजर को मिला होगा वो मे भी 1 साल का होगा एंड जब रॉजर ने अपने शिप पे चोमोनोसुके को हाथ में लिया था, आई मीन मोमो को अपने गोदी में लिया था, तब उसने कहा था कि उसे काफी टाइम हो गया किसी बेबी
बेबी को हाथ में लिए हुए। एंड तब शैंक्स अराउंड 13 या 14 साल का था। और हम इस बात को भी नहीं इग्नोर कर सकते कि शैंक्स को होली लैंड ऑफ मरीजॉयज में एंट्री दी जाती है। आखिर कोई अपने दुश्मनों को वहाँ पर एंट्री क्यों देगा अंटिल कि वो एक सेलेस्टियल ड्रैगन हो। एंड इवन 5 एल्डर्स भी शैंक्स के लिए टाइम निकालते हैं। एंड हाउ डू यू थिंक कि सेंगोकू शैंक्स के टर्म्स पे एग्री हो गया, क्योंकि सेंगोकू ने भी बोला था कि मैं तुम्हारे टर्म्स पे इसीलिए एग्री हो रहा हूँ क्योंकि तुम शैंक्स हो। ये काफी बड़ी बात होती है, ठीक है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एंड ये प्रूव करता है कि शैंक्स एक सेलेस्टियल ड्रैगन हो सकता है। नंबर 4 इमू सामा। सो यार हमारी 4th थ्योरी के गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं, बट हाँ 0 नहीं है। एंड ये एक इंटरेस्टिंग थ्योरी भी है। सो इमू वन पीस की मेन विलन जैसा कि आप सभी को लगता है। देखो आगे कुछ भी हो सकता है, बट अभी के लिए हम उसे मेन विलन मान लेते हैं। सो कहानी का मेन विलन ओडा ने अचानक से 900 चैप्टर के बाद बिना किसी हिंट के ड्रॉप कर दिया। एक ऐसा कैरेक्टर जो स्टोरी में इतना बड़ा रोल प्ले करने वाला है, ओडा उसे ऐसे ही दिखा देंगे? ऑब्वियसली नॉट। आई एम श्योर ओडा ने जरूर कुछ सोच रखा है। जैसा कि अगर हम इमू में कांजी को देखें तो उसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, इसका मतलब होता है 16। एंड जब हम उन दोनों कैरेक्टर्स को मिला देंगे तो उसका मतलब बदल के बुद्धा हो जाता है। अब ये सेनगोकू से कैसे रिलेटेड है ये चीज मैं अभी नहीं समझा सकता, ये बहुत वियर्ड है एंड इसमें थोड़ा दिमाग एंड रिसर्च लगेगी। बट हाँ इस पे जो थ्योरी बनेगी सीरियसली बहुत अमेजिंग हो सकती है एंड उसके सच होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। वैसे हम टॉपिक पे आते हैं। सो थ्योरी है इमू के पावर के ऊपर की। आखिर इमू के पास कौन सा डेविल फ्रूट है या कौन कौन सी हाकी हो सकती है? तो एक स्पेकुलेशन के चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं कि इमू के पास हर टाइप की हाकी हो सकती है, इंक्लूडिंग द सुप्रीम किंग हाकी, क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते कि वो पूरे के पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड मरीन्स पे राज करती है। रही बात उसके डेविल फ्रूट के बारे में, तो मैंने बहुत लोग को देखा है जो बोलते हैं एक वाटर फ्रूट। सो नहीं, उसके पास कोई वाटर फ्रूट नहीं हो सकता। इसके अलावा एक और काफी पॉपुलर थ्योरी है कि वो वॉइड सेंचुरी के टाइम से जिंदा है। तो वो 800 सालों तक कैसे जिंदा हो सकती है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो एक एलियन है। एंड अगर वो इतने सालों से जिंदा है तो उसका मतलब हुआ कि उसके पास कोई ऐसा डेविल फ्रूट है जो कि उसे इमोर्टैलिटी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ कुछ लोग सवाल करेंगे कि भाई तो फिर उसे एंड में हराएंगे कैसे? तो इमोर्टल कैरेक्टर्स को हराया कैसे जाता है? ऑब्वियसली उन्हें सील करके, जैसा कि हमने नारुतो एंड ब्लीच वगैरह में देखा हुआ है। बट वन पीस में ऐसा कुछ नहीं होता। तो वन पीस में प्रॉब्ली उन्हें किसी अंडर वाटर प्रिजन में लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि वन पीस एक ऐसा एनिमे जिसमें रेयरली कैरेक्टर्स मरते हैं, तो उसे कैद करना एक ज्यादा सेंसिबल थ्योरी बनाता है। खैर अगर हम अपने ओरिजिनल थ्योरी की बात करें कि उसके पास ऐसा कौन सा फ्रूट है जो उसे इमोर्टल कर सकता है, तो मिथिकल टाइप के इमोर्टैलिटी फ्रूट्स हो सकते हैं, जैसे कि गॉड ऑफ इमोर्टैलिटी टाइथोनस, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी का एक गॉड है, जिससे उन्हें इटर्नल लाइफ तो मिल सकती है बट इटर्नल यूथ नहीं। एंड हो सकता हो मे बी उसकी पावर सोल या फिर डेथ से भी रिलेटेड हो सकती है। ओके, सो थ्योरी नंबर 5 द लास्ट सागा। सो इसमें हम पूरे फाइनल सागा के ऊपर बात करेंगे एंड एक फुल ओवरव्यू करेंगे कि आखिर फाइनल सागा कैसा हो सकता है। सो अभी लूफी वानो से निकलने वाला है एंड एज पर मेरी पहले की थ्योरी वो एल्बाफ पे जाएगा, जो कि जायंट्स का आइलैंड है। एंड वहाँ पर हमें उसोप का कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, बट वहाँ हमें स्ट्रॉ हेड पायरेट्स एंड रेड हेयर पायरेट्स की अलायंस भी देखने को मिल सकती है। बट ये अलायंस कोई प्लान के हिसाब से फॉर्म नहीं होगी, बल्कि तब होगी जब वहाँ लूफी एंड शैंक्स मिलेंगे और वहाँ पर ब्लैक बियर्ड हमला कर देगा, क्योंकि हमने उसके मुंह से आखिरी शब्द सुने थे कि वो कहीं सेट सेल कर रहा है ताकि वो कोई चीज एक्वायर कर पाए ना। इसमें पॉनेग्लिफ भी हो सकता है, कोई डेविल फ्रूट यूजर भी हो सकता है, या फिर एंशिएंट वेपन्स भी हो सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट के चैप्टर में कारेबू एक्चुअली में किसी को एंशिएंट वेपन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला है। सो अगर इस चीज को कंसिडर किया जाए तो वो एक क्लेवर मूव लेगा एंड एल्बाफ पर जाएगा, क्योंकि वहाँ उसे लूफी मिलेगा एंड लूफी के पास ऑलरेडी तीनों पॉनेग्लिफ्स हैं। लूफी को बस एक और चाहिए जो कि शायद एल्बाफ पे हो सकता है पॉसिबली। एंड जब वो लूफी को मिल जाएगा तब हो सकता है वहाँ ब्लैक बियर्ड इंटरसेप्ट करे और उनके बीच में एक फाइट हो। अभी उनकी फाइट कैसे खत्म होगी ये मैंने पहली वाली थ्योरी में बताया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ब्लैक बियर्ड के हाथ जब चारों के चारों पॉनेग्लिफ लग जाए तो वो एक्चुअली में फाइट छोड़ के वहाँ से भाग जाए, क्योंकि ब्लैक बियर्ड को सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है, ना कि उसे इस बात से मतलब है कि फाइट में कौन जीत रहा है। एंड इसकी न्यूज अगर पूरे के पूरे वर्ल्ड में लीक होती है तो और भी कई सारे पायरेट्स एक्चुअली में ब्लैक बियर्ड के पीछे निकलेंगे। आखिर मॉर्गन इतना शातिर जो है। सो अब जबकि पूरी दुनिया जानती है कि ब्लैक बियर्ड के पास 4 पॉनेग्लिफ है, वो वन पीस लेने जा रहा है, सब उसके पीछे जाएंगे, खास करके मरीन्स एंड मे बी इवन गोरो से खुद भी। तो अगर इस बात को कंसिडर करें तो मे बी ये पायरेट्स, मरीन्स एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट के बाकी के लोग सभी के सभी किसी एक आइलैंड पे पहुंचे एंड वहाँ पे लास्ट वॉर होने के चांसेस हो सकते हैं। नाउ आई नो कि इतने चूतिया तरह से फाइट नहीं होगी कि लोग वन पीस के लिए एक दूसरे से रेस लगा रहे हैं और फाइट कर रहे हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे एंशिएंट वेपन्स, जुनिशा वगैरह भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट अगेन वन पीस इज अ वर्ल्ड ऑफ आइलैंड्स एंड
एंड किसी ना किसी आइलैंड पे ही ये फाइट होगी। सो आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड कि आखिर ऐसा कौन सा आइलैंड है जो कि इतने बड़े बड़े लेजेंडरी लोगों को हैंडल कर सकता है। तो कंसिडरिंग कि स्ट्रॉ हेड क्रू वहाँ पे विनर साबित होता है और सारे के सारे लोड पोनिग्लिफ्स उन्हें मिल जाते हैं एंड वो लॉफ्टेल पर पहुंचते हैं, तो फिर तुरंत वन पीस की मांग खत्म नहीं होगी, बल्कि एटलीस्ट कुछ ऐसे चैप्टर्स आएंगे जो कि हमें आफ्टर मैथ ऑफ वन पीस दिखाएंगे। वैसे ये एक और वीडियो का एक अच्छा सा टॉपिक मिल गया, व्हाट विल हैपन आफ्टर वन पीस इज फाउंड। वेल अगर वीडियो चाहिए तो बताओ कमेंट सेक्शन में। सो गाइस दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने कुछ 5 इंटरेस्टिंग फैन थ्योरीज को कवर किया जो कि मुझे मिली हैं एंड ऐसे और भी कई सारे फैन थ्योरीज हैं जो कि मैं एक एक करके इस चैनल पे कवर करूंगा। ऑब्वियसली एक सिंगल फैन थ्योरी को पूरा वीडियो डेडिकेट करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार फैन थ्योरीज इतनी बड़ी भी नहीं होती हैं, उनके पीछे सपोर्ट करने वाले फैक्ट्स भी इतने बड़े नहीं होते हैं, क्योंकि वन पीस में काफी कुछ रिवील नहीं हुआ है। तो इस तरह से इजी पड़ता है कि आप 2-3 थ्योरीज को एक साथ मिला के एक वीडियो बना सकते हो। ना इस वीडियो के लिए आइडियाज एंड डिटेल्स में मेरी हेल्प की है हसन भाई ने, जो कि मेरा एक टीम मेंबर है, तो शाउट आउट टू हसन। एंड अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, नहीं पसंद आए तो भी लाइक कर देना। शेयर करें इस वीडियो को उन लोग के साथ जो कि वन पीस के फैंस हैं, जो नहीं है उनको भी दिखाओ। फैन थ्योरीज काफी ज्यादा व्यूज पाती हैं, उन्हें भी पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि आपको इनमें से कौन सी फैन थ्योरी सबसे ज्यादा सही होने के चांसेस हैं, कौन सी फैन थ्योरी चूतिया लगती है, वो भी आप मुझे बता सकते हो। बट कंसिडर ये करना कि ये एक फैन थ्योरी है एंड फैन थ्योरी कैसी भी हो सकती है। एंड अगर आपको ऐसा और गजब के वन पीस कंटेंट को एंजॉय करना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। एंड टिल देन प्ले ऑन।